हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दशमलव के एक स्थान तक आपको कैलकुलेट करना। तो एक सर्कल दे रखा है जिसमें एक आपको त्रिज्या खंड दे रखा है जिसका कोण है 60 डिग्री और 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आपको दे रखी है। तो आपको ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना है इस वाले भाग का। तो आपको पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री बटे में ये 360 आएगा और गुणा में आपके पास आएगा 22 बटे 7 पाई की वैल्यू रख देंगे और ये आर का स्क्वायर यानी कि ये 5 गुणे 5 आएगा। तो यहाँ पर ये 60 से कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 बार कट जाएगा। अब ये 2 से भी कट रहा है यानी कि 3 बार और ये 22 कटेगा 11 बार। ठीक है, तो ऊपर आएगा आपके पास 25 गुणे 11 आएगा यानी कि 11 पंजे 55 और 11 दूने 22 और 5 आपके पास 27 275 हो जाएगा और बट्टे के अंदर आपके पास 7 त्रिका 21 हो जाएगा। जब इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 एकम 21 शेषफल बचेगा 6 उतारेंगे 5 और 21 3 63 और फिर शेषफल बचेगा आपके पास 2। अब यहाँ पर जो है 0 करके आएगा दशमलव के बाद 0 करके, बट आपसे दशमलव के बाद एक स्थान तक लगभग में पूछा है तो ये लगभग में जो है 0.1 के बराबर हो जाएगा। ये लगभग में आंसर होगा। ठीक है, 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है दिए गए व्यंजक का मान क्या है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस के अंदर 2 इंटू में ए बी और प्लस के अंदर बी सी और प्लस के अंदर सी ए। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर जानते होंगे। तो यहाँ पर आप अगर इन टर्म्स सारे टर्म्स को जो है बराबर के इस साइड पहुँचा दें तो आपके पास नई लाइन क्या आएगी, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इधर है। ठीक है, इसके माइनस में आ जाएंगे ये वाले सारे टर्म्स, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। अब ये बराबर की साइड आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, ये बच जाएगा यानी कि ये आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 25 8 तो माइनस का 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 दूने 50 ये माइनस का 50 हो जाएगा और -50 और -200 माइनस का 250 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। इसके बाद एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये समझ लिया कि वह कितनी बार आराम करेगा 7 मिनट करके, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद आराम करता है यानी कि ये 7 बार आराम करेगा और आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 49 मिनट आप यहाँ पर कर लेंगे कि 49 मिनट वो आराम करेगा। बट ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आराम देखिए 6 टाइम्स ही करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए उसने 1 किलोमीटर तक की दूरी की और यहाँ पर उसने एक बार आराम किया, रेस्ट किया। ठीक है, 7 मिनट का रेस्ट किया। ठीक है, और इसके बाद अगले 1 किलोमीटर के बाद इसने आराम किया दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर 1 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद ये आराम करेगा और चौथी बार यहाँ पर और 5वीं बार यहाँ पर और इस तरह से ये 6ठी बार यहाँ पर करेगा और 7वें टाइम्स जो है ये यहाँ पर आराम नहीं करेगा। 7वें टाइम्स यहाँ पर देखिए इसके 7 किलोमीटर की दूरी जो है वो कंप्लीट ही हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 7 किलोमीटर की कंप्लीट हो जाएगी दूरी। तो ये कंप्लीट कर लेगा तो ये काउंट नहीं होगा लास्ट वाला। तो यहाँ पर टोटल 6 टाइम्स जो है ये आराम करेगा। तो आपके पास ये रेस्ट टाइम क्या हो जाएगा, रेस्ट टाइम T1 से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये T1 आपके पास ये रेस्ट टाइम आपके पास आ जाएगा, रेस्ट टाइम है ये T1। ठीक है, ये आपके पास इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। देखिए 6 टाइम्स ये 7 मिनट का आराम करेगा यानी कि 7 मिनट को 6 से गुणा करा देंगे तो ये 7×6 = 42 मिनट जो है यहाँ पर ये आराम करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको घंटे में दे रखे हैं तो जहाँ पर भी मिनट में आए आंसर या सेकंड में आए उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 42/60 करके इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 7 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7×6 = 42 और ये 10 बार कटेगा यानी कि 7/10 घंटे का टाइम आपके पास ये T1 आ जाएगा। इसके बाद आप T2 कैलकुलेट करेंगे। ये 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछा गया था, कुल समय कितना लगेगा यानी कि इसने जितने समय आराम किया और जितना समय इसने दूरी तय करने में लिया उन दोनों समय को आप कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे 7 किलोमीटर की दूरी थी और ये 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है। तो यहाँ पर चाल समय बराबर दूरी बट्टे चाल वाला जो है फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया तो ये 1/2 आपके पास घंटे का समय आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे यानी कि टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा T1 + T2। तो ये आपके पास T1 प्लस के अंदर T2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 7/10 और ये प्लस के अंदर 1/2। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 7 + का 5
और ये 7 प्लस का 5 यानी कि 12/10 होगा, और 12/10 यानी कि आपके पास 6/5 आ जाएगा। अब 6 में 5 का भाग देंगे तो ये 1 सही 1/5 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार भाग चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो 1 से 1/5 घंटे का समय आपके पास यहाँ पर कुल समय लग जाएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना था, बाकी इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर समय कैलकुलेट करेंगे, इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए 7 6 42 करेंगे आप, ये 42 मिनट आ जाएगा, 42 मिनट आ जाएगा। 42 मिनट को आप सीधे ही इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये आपके पास 7/10 आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 1/2 आ जाएगा आपके पास, और इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास सीधा आपके पास 6/5 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इतना ही कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी समझाने के लिए आपको कंप्लीट बताना पड़ता है, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको सॉल्यूशन जो है कंप्लीट कराए जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या हजार में दे रखी है डाटा, ठीक है, संख्या की जानकारी आपको देती है। वर्ष 2014 और 2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2014 और 2012 के अंदर ये नौकरी पाने वाले सभी कंपनी में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या आप कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर घटाने के अलावा इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो इसके बाद ये आपके पास 8 कितना हो जाएगा, ये 16 और 16 4 आपके पास 20 और 24 और 3 27 का 7 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 27 का 7 आ जाएगा, हासिल 2 आएगी, और ये 7 1 8 8 3 11 11 3 ये आपके पास 14 हो जाएगा, 14 9 आपके पास 23 और 23 2 25 का 5 आ जाएगा, हासिल आपके पास 2 आएगी, और ये 4 4 2 6 यानी कि 65.7 जो है आपके पास ये इनका सम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2012 वाले रो के अंदर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 9 8 17 होगा, 9 8 17 और 17 4 11 11 17 4 21 21 8 29 29 6 आपके पास 35 आ जाएगा, यानी कि 35 का 5 हासिल आएगी आपके पास 3, और 9 4 13 और 9 22 22 2 24 और हासिल 3 ऐड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और हासिल आपके पास आएगी 2, और ये 3 2 5 यानी कि 57.5 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का तो ये डाटा इससे कितना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये +8.2 जो है यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा, बट ये एक्चुअल में 8.2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा जो है 1000 में दे रखी थी, तो ये 8.2 ना होकर ये आपका 1000 गुना हो जाएगा। तो 1 पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 82 × 100 यानी कि 8200 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x बराबर -1/2 दे रखा है और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो 10x की वैल्यू आपको बतानी थी। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड में आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप cos x की 1/2 वैल्यू कितने डिग्री कोण पर होती है, ये 60 डिग्री कोण पर वैल्यू होती है, ये आपको पता है, बट ये तीसरे चतुर्थांश में जो है तीसरे चतुर्थांश में ये आता है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश ये है। अब तीसरे चतुर्थांश में आने के लिए 180 डिग्री प्लस होना पड़ेगा इसको, यहाँ पर ये 180 डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री में प्लस करेंगे तभी ये चतुर्थांश तीसरे के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम इस कोस को लिख सकते हैं, 180 डिग्री और ये प्लस के अंदर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये प्लस का 60 डिग्री जैसे ही करेंगे ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। और तीसरे चतुर्थांश में आप जानते होंगे कि tan थीटा और कोट थीटा जो है ये 2 ही आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है नेगेटिव होते हैं। तो आप अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी cos 180 डिग्री प्लस थीटा दे रखा हो, cos 180 डिग्री प्लस का थीटा दे रखा हो, तो ये बराबर कन्वर्ट हो जाता है माइनस का cos थीटा में, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा और तीसरे चतुर्थांश में cos माइनस में होगा, तो ये माइनस का cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का cos 60 डिग्री होगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दे रखा था 1/2, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पर ये रखें 180 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास 10x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास 10 × ये आपके पास x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह आप ये रखेंगे 180 डिग्री और प्लस के अंदर 60 डिग्री, तो ये भी आपका कौन से चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और तीसरे चतुर्थांश में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास 10 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा 10। अब ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपके पास 10 होता है, 10 और 180 डिग्री प्लस का थीटा दे रखा हो, तो ये प्लस में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है और 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 180 डिग्री पर जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के कोण पर चेंज होते हैं और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं। तो ये आपके पास 10 60 डिग्री आ जाएगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चलिए ये इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी आपको कराना था, तो ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो है मैंने हटाया नहीं है, टेलीग्राम में आपको PDF में दोनों ही सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका मेथड सेकंड भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सेकंड मेथड से इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है sin x बराबर √1 - cos x
कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोस एक्स की वैल्यू आपको माइनस का 1/2 दे रखी है, तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस, और ये माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा। अब माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 का 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ऊपर आएगा 3, यानी कि अंडर रूट 3 और बट्टे में 2, यानी कि अंडर रूट 3/2 आपके पास आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आ चुकी है। अब ये अंडर रूट 3/2 जो है एक्स की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, साइन एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो ये आपके पास एक्स की जगह 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास tan 60 डिग्री आएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3। तो ये सिंपल सा मेथड था, ठीक है। दोनों ही सिंपल हैं, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये तीसरे चतुर्थांश में बिलोंग करता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य आपको दे रखा है 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या था, ज्ञात करें। तो ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपको पता है कि ये 3/3 आपके पास हो जाएगी 20, यानी कि 20 रुपये की वस्तु जो थी उसका 20 रुपये ये मार्क प्राइस था, ठीक है। 20 रुपये का मार्क प्राइस था, और बेची कितने में जा रही थी, 15% की छूट देने पर, यानी कि 20/3 की छूट ये 17 हो जाएगा, और ये 17 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 29,750। तो ये कितना गुना दे रखी है ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17, और शेषफल बचेगा यहाँ पर 12 उतारेंगे 7, और 17 7 119, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 8, और ये 17 पंजे 85, और ये यानी कि 1750 गुना ये आपके पास दे रखा है। तो ये मार्क प्राइस जो है ये 20 ना होकर 20 का क्या हो जाएगा, 1750 गुना हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 गुना करेंगे तो ये 1700 का 2 गुना 3400, और ये ऊपर 50 भी दे रखा है तो ये 3500 आएगा, और आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये 35,000 आपके पास इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बाद में ये दे रखा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पर 12% का प्रॉफिट होता है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कि 3/25 होती है, यानी कि 25 अगर उसका मार्क प्राइस था, ठीक है, 25 उसका मार्क प्राइस था, इस पर आप 3 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 25 रुपये की वस्तु मार्क प्राइस, सॉरी यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 रुपये था तो उसने क्या किया था, मार्क प्राइस को 3 इससे ज़्यादा डिसाइड कर रखा होगा, यानी कि ज़्यादा फिक्स कर रखा होगा। तो ये 25 रुपये की वस्तु उसने 28 में फिक्स कर रखी होगी। तो यहाँ पर इसे आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास इसकी 28 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये मार्क प्राइस बराबर होगा सेलिंग प्राइस की, ठीक है, क्योंकि कोई छूट नहीं दी जा रही है, और ये आपके पास 35,000 आपने कैलकुलेट कर ली थी। तो ये कितना गुना दे रखा है 28 का, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35,000 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास कितना गुना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 से कम 28, और शेषफल बचेगा 7, उतारेंगे 0, 28 दूनी 56, और ये शेषफल बचेगा 14, 28 दूनी 56, शेषफल बचेगा 14, और उतारेंगे 1 0। अब ये 140 होगा, 28 पंजे 140 होता है, ये 1250 गुना दे रखा है डाटा। तो ये 25 ना होकर ये 25 का क्या हो जाएगा, ये 1250 गुना होगा, और ये 1250 गुना इसका करेंगे तो ये 25 पंजे 125, और ये आपके पास हासिल आएगी 12, और 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल छाएगी 25 और 6 31, यानी कि ये आपके पास 31,250 जो है इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य ही आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेज 3,000 में खरीदी गई और 3,200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि आपको ज्ञात करना, प्रतिशत में ज्ञात ही नहीं करना, तो ये आप सीधे ही ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर कितने ज़्यादा में बेची जा रही है, तो 200 अधिक में बेची जा रही है, यानी कि 200 का प्रॉफिट इसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया। अब उसने कितना ऋण लिया वो आपको देने रखा, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष में 0.5% की साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4,600 का भुगतान किया। कुल ऋण कितना था, तो ये आपको कुल ऋण बताना है। तो यहाँ पर कुल ऋण मान लीजिए P था, ठीक है। अब ये PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पहले वर्ष के लिए जो है ब्याज कितना था, 5% था, और इनटू में T समय जो है 1 वर्ष का रहा होगा, और ये बट्टे में 100 आएगा, ठीक है। अब ये इसी तरह से अगले वर्ष के लिए ये 0.5 से यहाँ पर साधारण ब्याज में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो अगले वर्ष के लिए 5.5 रहा होगा, और ये भी 1 साल के लिए यहाँ पर समय रहा होगा, और बट्टे में 100। इस तरह से ये 4 साल तक हम टोटल करेंगे, और प्लस के अंदर ये हो जाएगा P इंटू में ये 0.5 के और वृद्धि करेंगे तो ये आपके पास 5.5 से ये आपके पास 6 हो जाएगा, और गुणा 1 आएगा, और बट्टे में 100 आएगा। इसी तरह से चौथे साल के लिए P इंटू में आपके पास आ जाएगा 6.5 इंटू में 1,
और डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये बराबर दे रखा है आपको, यहाँ पर चुकाने के लिए 4600 का ऋण वो भुगतान करता है, ठीक है। तो ये 4600 के बराबर हो जाएगा कुल के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 LCM आएगा, 100 को उधर गुणा में पहुँचा देंगे। ऊपर देखिए ये 5p हो जाएगा, ये 5.5p, ये 6p और 6.5p, इन सभी का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 10.5 और 6 करेंगे तो ये आपके पास 16.5 और ये 6 ऐड करेंगे तो ये 22.5 और 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टोटल 23p हो जाएगा और बराबर आ जाएगा आपके पास 4600 और गुणा में 100। अब ये 23 से ये कट रहा है 4600, 200 बार कट रहा है, यानी कि ये आपके पास p बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200 गुणे 100, यानी कि 20,000 आपके पास ये राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपको दे रखा है एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि आपको दे रखी है 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बने धनराशियों के बीच अंतर क्या था, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और 20 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। अब इनका अनुपात आपको बता रखा है 2:3:5 है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितनी धनराशि बनेगी। ये आपके पास 100 पैसे बनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या बनेंगे, ये अनुपात हटा देते, यहाँ पर ये 75 पैसे बनेंगे, ठीक है, 75 पैसे बनेंगे और यहाँ पर ये 100 पैसे बनेंगे। अब यहाँ पर ये इनके पास अनुपात जो है ये आपके पास पैसों में आ चुका है, ठीक है, ये पैसों में अनुपात आ चुका है। बट आप यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इन अनुपातों को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास 1 रुपये आ जाएगा, 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर ये रुपए में है, ठीक है, यहाँ पर बराबर की साइड में मैंने लिख दिया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरी नहीं है। ये 75 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 3/4 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ये रुपये में आपके पास अनुपात आ चुका है, तो ये रुपए में आपके पास यहाँ पर अनुपात आ चुका है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 से गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो ये आप पूर्णांक में इस अनुपात को कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था 50 पैसे और 20 पैसे के बीच में अनुपात क्या था, तो यहाँ पर ये अनुपात आपके पास सेम आ चुका है, यहाँ पर 50 पैसे और 20 पैसे का। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा डायरेक्ट ही। बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपका नहीं होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इसको करेंगे, कंप्लीट सोल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास 4 से गुणा करेंगे, ये 4 अनुपात और यहाँ पर ये 4 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपके पास 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनका टोटल तो ये आपके पास 11 यूनिट होगा और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 550 दे रखी है, तो ये 550 हो जाएगा और ये कितना गुना दे रखा है, ये 50 गुना दे रखा है। तो एक्चुअल में ये राशियां जो है आपके पास 4 रुपये ना होकर ये 4 का 50 गुना होगी, 4 का 50 गुना यानी कि 200 रुपये ये राशि होगी, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास एक्चुअल में ये 4 ना होकर ये 4 का 50 गुना होगी, यानी कि आपके पास 200 रुपये ये राशि होगी। तो ये आप इन दोनों को अब माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी भुजाएं क्रमशः 16, 30 और 30, 34 इकाई हों, ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत एक वर्त है, ठीक है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वर्त की त्रिज्या अगर आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले चेक करना होगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं हैं। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 34 का स्क्वायर जो है आपके पास ये बराबर होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए अन्य दो भुजाओं के वर्ग के, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस के अंदर 30 का स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। जब आप 34 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 4 का 16 और 4 3 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और आपके पास ये 1 25 आ जाएगा और हासिल आएगी आपके पास 2 और 9 और 2 11, यानी कि 1156 इनका आएगा। ये 256 इसका 16 का स्क्वायर होता है और 30 का स्क्वायर यहाँ पर 900 हो जाएगा, यानी कि ऐड करेंगे तो ये आपके पास बराबर है, यानी कि एक आपके पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखे हैं। अब समकोण त्रिभुज के परिगत वर्त हम खींचे हैं तो इस कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये आपको दे रखा है, इसका कर्ण जो है वो 34 दे रखा है, ठीक है, 34 इकाई दे रखा है और ये दो भुजाएं आपके पास 16 हो जाएगी और एक भुजा आपके पास 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या पूछी गई थी, अब यहाँ पर त्रिज्या तो ये इस वाले कर्ण का आधा हो जाएगी, यानी कि 34 का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, यानी कि 34 बटे अब ये टोटल आपके पास 34 थी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास त्रिज्या होगी तो ये इसकी आधी हो गई और यहाँ पर 34 को आधी से या 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये इकाई दे रखी है आपको, तो 17 इकाई जो है आपके पास आंसर राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए 12 पुरुष हैं, यानी कि 12 यहाँ पर मैं मेन ले लेता हूँ, ठीक है, और प्लस के अंदर 16 बॉय हैं, ये मिलकर उस कार्य को यहाँ पर कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 5 दिन में, तो गुणा कर देंगे 5 से, तो ये आपके पास टोटल वर्क आएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसी काम को ये 13 पुरुष 13 मैन और प्लस के अंदर 24 बॉय मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो गुणा कराएंगे 4 से, ये भी आपके पास टोटल वर्क आएगा, तो आपस में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इनको गुणा कराएंगे तो ये 12 पंजे 60 एम हो जाएगा और ये प्लस के अंदर 16 पंजे 80 बॉय हो जाएगा और ये बराबर आपके पास 13 चौक 52 हो जाएगा
और ये प्लस के अंदर 24 चौका 96, 96 ये आपके पास m आएगा, ठीक है। और ये आपके पास 96 b आएगा। और इनको सोल्व करेंगे तो ये 52 इधर लाकर घटा दीजिए, तो ये आपके पास 8 m बचेगा। और ये बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 80 इधर ले जाकर घटाएंगे तो ये 16 b बचेगा, ठीक है। तो 8 से ये काटेंगे तो ये आपके पास 2 बार कट जाएगा, यानी कि मैन और बॉय की क्षमता का अनुपात आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। मैन और बॉय की क्षमता का अनुपात आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2:1। अब यहाँ पर मैन और बॉय की क्षमता का अनुपात आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। अब चाहे तो आप इधर वाले साइड रखकर मान m और b की वैल्यू यहाँ पर रखकर सोल्व करें, चाहे इधर रखकर सोल्व करें, आपके पास एक ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास, मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, ये तो आपके पास ये 12 गुणे m की क्षमता यहाँ पर कितनी आ चुकी थी, 2। तो यहाँ पर ये 2 रखेंगे m की जगह, और प्लस के अंदर 16, ये गुणा 1 आएगा। और ये आपके पास इसको 5 से गुणा करा देंगे तो ये आपके पास 12 दूनी 24, और 24 + 16 कितना हो जाएगा, 24 + 16 आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 30, और 24 + 16 आपके पास ये 30 40 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करा देंगे 5 से, तो ये आपके पास 5 से गुणा करेंगे तो ये 200 यूनिट का जो है यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। बाद में क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 29 पुरुष और 12 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 29 मैन और प्लस के अंदर ये आपके पास 22 बॉयज़ मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो मान लीजिए वो डी दिनों में जो है इस कार्य को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल वर्क के बराबर होगा, यानी कि 200 के बराबर होगा। अब यहाँ पर m की क्षमता रखेंगे, कितनी है, m की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट है, और b की क्षमता यहाँ पर 1 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू रखेंगे तो 29 दूने आपके पास कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। 58 + 22 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 58 प्लस का 22 हो जाएगा, और गुणा में आपके पास d रखेंगे, और ये बराबर आपके पास 200 के हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये 58 + 22 आपके पास हो जाएगा ये 60, और 60 20 80 हो जाएगा, यानी कि 80 d की वैल्यू आपके पास 200 आ चुकी है। तो यहाँ से आप अगर 0 से एक 0 को काट देंगे और 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 दूनी का 16, यानी कि d बराबर आपके पास आ जाएगा 2.5। ये 4 से 16 बचेगा, ठीक है। तो 5 बार भाग चला जाएगा, तो 2.5 दिन आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 277 और 323 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 300 माइनस कर दूं अगर मैं 23 तो ये 277 बचेगा, यानी कि 277 को इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसके गुणा में 323 को कैसे लिख सकता हूँ, ये 300 प्लस का 23 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर a माइनस b वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 300 का स्क्वायर और माइनस के अंदर 23 का स्क्वायर होगा। अब ये 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, आगे 4 0 लगा दीजिए, और माइनस के अंदर आपके पास कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है। जब 529 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और ये 9 में से 2 गया ये 7 बचेगा, और यहाँ पर ये 9 में से 5 जाएगा ये 4 बचेगा, और यहाँ पर ये 9 बचा है, और यहाँ पर ये 5 जाएगा 9 में से, ये आपके पास यहाँ पर 8 बचा है, ठीक है। तो ये आपके पास 89,471 जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x बराबर -6 दे रखा है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो ये मैंने एक पिछले ही वीडियो के अंदर करवाया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उनके कंसेप्ट जो है एक जगह कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए डायरेक्ट। अब अगर आप यहाँ पर बार बार x² + 1/x² को x³ + 1/x³ के साथ गुणा कराएंगे तो ये वाला पद इधर आएगा, फिर इसको इधर वापस भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो ये आप यहाँ पर आपका टाइम खराब होगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। अब आपको यहाँ पर देखिए x² + 1/x² की वैल्यू की जरूरी है, और x³ + 1/x³ की वैल्यू की जरूरी है। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू तो जो है आपको दे ही रखिए, और यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अगर आपको बराबर p दे रखा हो, x + 1/x बराबर p दे रखा हो, तो x² + 1/x² बराबर होता है p का स्क्वायर माइनस का 2। ये आपको पता होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये p का स्क्वायर यानी कि -6 दे रखा है, और ये -2 करेंगे तो ये 36 माइनस का 2, यानी कि आपके पास बराबर 34 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर x³ + 1/x³ की वैल्यू की आपको यहाँ पर ज़रूरी पड़ेगी। तो यहाँ पर x³ + 1/x³ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये p का क्यूब और माइनस के अंदर 3 गुणे p होता है, ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होगा। तो ये p का क्यूब करेंगे हम, यहाँ पर ये p की वैल्यू -6 दे रखी है, तो ये -6 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 216 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस के अंदर ये देखिए p की वैल्यू माइनस थी तो ये प्लस का हो जाएगा, और 36 का 18, ठीक है। अब ये 18 इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 198 बचेगा, और यहाँ पर ये आपके पास बराबर में आ जाएगा ये 34, ये यहाँ पर 34 होगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -198, और ये माइनस में रखेंगे ये -6। अब यहाँ पर देखिए ये 34 को गुणा कराएंगे 198 से, तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है, तो कैसे गुणा कराएंगे इसको एक अलग से देख लीजिए, यहाँ पर अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इसको गुणा कराएंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 34 देखिए 34 को अब अगर यहाँ पर 200 से गुणा करा दूँ, ठीक है, ये 200 माइनस 198 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 200 माइनस का 2, यानी कि आपके पास 34 से गुणा कराएंगे तो ये 34 दूनी 68 हो जाएगा, यानी कि ये 6800 आ जाएगा, और ये माइनस के अंदर 2 से गुणा कराएंगे तो ये 68 आ जाएगा। अब 68 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 6
6732 बचेगा, ठीक है। तो 6732 ये बच जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपके पास गुणा हो रही है माइनस वाली संख्या से, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, 6732। अब इसमें से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब ये प्लस है, इस माइनस वाली संख्या में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6726 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो उस घन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, घन का आयतन मत समझ लेना, यहाँ पर घन का परिमाप मत समझ लेना। यहाँ पर देखिए इस घन का आयतन आपके पास ये चारों भुजाएं, ये चारों ओर का परिमाप जो है ये आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है कि घन का एक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है, और वर्गाकार पृष्ठ का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, ये बराबर हो जाएगा 40 के। तो यहाँ से आपके पास ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बराबर 10 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इसका आयतन आपसे पूछा गया था, यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी कि आपके पास 10 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है, जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिनों में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया था कि ए अगर x दिन में काम करता है और बी y दिन में काम करता है, तो x इंटू में y और प्लस के बटे के अंदर x प्लस वाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 12 गुणे 15 और बटे के अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 से कट रहा है, 9 त्रिका 27 और 4 त्रिका 12। अब ये आपके पास यहाँ पर 3 से फिर कट रहा है, यानी कि 3 त्रिका 9 और ये 5 त्रिका 15 और यहाँ पर 500 का 20 होगा। अब कट नहीं रहा है तो ये 500 का 20 होगा और बटे में 3 आएगा, ये 6 त्रिका 18। अब ये 0.66 करके आपके पास आएगा, बटे यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक सन्निकट आपको कैलकुलेट करना था, तो ये लगभग 6.267 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिपाही रामचोर सोमेश और से 225 मीटर पीछे है। एक मिनट में 50 मीटर और राम जो है 1 मिनट में 50 मीटर और सोमेश जो है 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही रामचोर और सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट में वो 50 मीटर दौड़ता है और कुल दूरी आपके पास 225 मीटर है। तो यहाँ पर ये आपके पास इसकी चाल क्या हो जाएगी, राम की चाल, ये 50 मीटर पर मिनट में दौड़ रहा है, ठीक है। तो 50 मीटर पर मिनट जो है इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। और ये 30 मीटर पर मिनट आपके पास ये इसकी चाल हो जाएगी, 30 मीटर पर मिनट आपके पास इसकी चाल हो जाएगी। इनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि इनके बीच का अंतर आप देखें तो 20 मीटर पर मिनट का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके पास 225 मीटर की इनके बीच की दूरी थी, 225 मीटर के बीच की दूरी इनके बीच की दूरी थी। तो ये 225 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, ये आपके पास समय बराबर आपके पास हो जाएगा, समय बराबर 225 ये दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। समय बराबर ये 225 और ये रिलेटिव चाल हमने 20 मीटर पर मिनट कैलकुलेट किया, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कट रहा है, 500 का 20 और ये 5 से कटेगा तो 500 का 20, 5 5 25, ठीक है। तो 45 बट्टे आपके पास 4 आएगा। जब 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11 4 44 और शेष पल बचेगा 1, तो ये आपके पास प्लस के अंदर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास मिनट में आ रखा है, बट आपको ऑप्शन जो है मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो 11 तो मिनट ये हो गए, ठीक है, 11 मिनट तो ये हो गए और इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, इस वाले टर्म्स को। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो इसको 60 से गुणा करा दिए, ये 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ये 11 मिनट 15 सेकंड का जो है यहाँ पर समय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cos a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b के उपयोग से cos 75 डिग्री का मान आपको बताना है। तो cos 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 75 डिग्री को लिखूँ 45 डिग्री और प्लस का अंदर 30 डिग्री लिख सकता हूँ 75 डिग्री को। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके लिखना, तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं 45 डिग्री रखूँगा और b की जगह क्या रखूँगा 30 डिग्री रखूँगा, तो मेरे पास मान आ जाएगा। यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये 30 डिग्री और यहाँ पर भी ये 45 डिग्री होगा और यहाँ पर भी ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बस इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो cos 45 डिग्री की 1/√2 होती है और इंटू में ये cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2 और माइनस के अंदर ये साइन 45 डिग्री की आपके पास ये √3/2 होती है, ठीक है, √3/2। 1 मिनट ये वाली नहीं, ये तो आपके पास 1/√2 ही होती है। ये आपके पास cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। ये आपके पास साइन 45 डिग्री की 1/2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी और ये गुणा में आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है ये आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास √2 है जो है एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ऊपर यहाँ पर √3 था और माइनस के अंदर 1 आ जाएगा। अब ऑप्शन तो आपका इसमें से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि बट्टे में से √2 हटाना पड़ेगा। तो आप प्रमेयकरण कर दीजिए, इसका √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसको। तो ये आपके पास ऊपर ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे √2 के, तो ये √6 हो जाएगा और ये माइनस का √2 हो जाएगा और बट्टे के अंदर √2 2 बना लेगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a कोट थीटा प्लस के अंदर b कोसेक थीटा बराबर p दे रखा है और b कोट थीटा प्लस के अंदर
ए कोसेक थीटा बराबर क्यू है तो आपको कैलकुलेट करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले पी का स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर और कुछ बच जाएंगे, फिर कुछ कॉमन लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बट इससे भी आसान अगर आप करना चाहें तो थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो ये आपके पास कोट 45 की एक होती है वैल्यू, तो ये आपके पास पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर आपके पास आ जाएगा ए और प्लस के अंदर बी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक ये कोसेक 45 डिग्री की आपके पास √2 हो जाएगी, तो ये आपके पास बी √2 आ जाएगा प्लस के अंदर। अब यहाँ से आप पी का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास इसका स्क्वायर करेंगे तो इस बराबर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के अंदर ये आपके पास 2b स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के अंदर ये 2ab इंटू में √2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर, क्यू बराबर आपके पास ये आ जाएगा 45 डिग्री की वैल्यू, कोट 45 की एक होती है वैल्यू, तो यहाँ पर ये बी आ जाएगा और प्लस के अंदर ये आपके पास a√2 आ जाएगा। ठीक है, a√2 यहाँ पर, और इसका स्क्वायर क्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर और प्लस के अंदर ये आपके पास ए स्क्वायर, ये आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर और प्लस के अंदर ये आपके पास हो जाएगा 2√2ab। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर आप यहाँ पर पी स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्यू स्क्वायर तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2√2ab। आप यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस करा लेंगे, मैं तो यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ ताकि आप पीडीएफ को दोबारा से देखें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएंगे सारे टर्म्स, तो ये माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 2√2ab हो जाएगा। अब ये वाले टर्म्स जो है यहाँ पर कट जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2a स्क्वायर है और यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 2a स्क्वायर है यहाँ पर, और ये a स्क्वायर, एक a स्क्वायर यहाँ पर प्लस का माइनस होगा तो ये माइनस का a स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2b स्क्वायर है और यहाँ पर ये माइनस का b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर यहाँ पर प्लस का बचेगा और माइनस a स्क्वायर बचेगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100% यानी कि 100 लोग जो है मतदाता सूची में शामिल थे। ठीक है, 100 मान लिया। ठीक है, इसका 90% जो है 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, यानी कि इसका 90% कितना हो जाएगा, 90 लोगों ने जो है चुनाव के अंदर वोट डाले। डाले गए मतों में से 15% क्या थे, अवैध मत थे, यानी कि इनवैलिड वोट जो है घोषित कर दिए गए थे 15%। तो इसका 15% जितना भी होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप फालतू में समय बर्बाद मत कीजिएगा यहाँ पर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपके पास इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, इनवैलिड वोट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वैलिड वोट पता करना है, तो 15% इसका आपके पास इनवैलिड हो गए थे और 85% इसका क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। तो ये इसका 85% इससे आपको मतलब है, तो यहाँ पर इसका वैलिड वोट कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास 90 का 85% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बटे में 100। अब यहाँ पर यह 17 से कैंसिल हो रहा है, ये 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और ये 20 5 से कैंसिल होगा तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये आपके पास 17 निमा 153 बटे 2 आ जाएगा, 17 निमा 153 बटे 2, यानी कि आपके पास बराबर आ जाएगा 7 दूनी का 14 और 6 दूनी का 12 और ये 0.5 यानी कि 76.5 ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास वैलिड वोट आए। ठीक है, वैलिड वोट। अब ये वैलिड वोट का 60% जो है, वैलिड वोट का 60% जो है वो आपको दे रखा है, जीता ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। यदि जीता ने यहाँ पर 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, तो यहाँ पर इसका 60% कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 76.5 गुणा इसका 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये 60/100 और ये बराबर दे रखा है कितने वोट प्राप्त किए, 91,800 वोट यहाँ पर प्राप्त किए गए थे। तो यहाँ पर काट पीट के इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 765 जो है ये 15 से कट रहा है, यहाँ पर 15 से काटेंगे तो ये 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 51 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 15 से कट रहा है तो ये 15 पंजे 75 और 15 6 90। ठीक है, तो 6 बार ये कट जाएगा और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, उतारेंगे 8 और ये 15 एकम 15 और 3 बचेगा और 15 दूनी 30, ये आपके पास ये 6120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाद में 6 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये 6 से काटेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और टूटे भाग की बिंदी आपके पास 6 दूनी का 12 और ये 1020 आ जाएगा। अब 51 से ये कट रहा है पूरा, ये 51 दूनी 102 होता है और ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इधर 20 आया। ठीक है, 20 और ये 100 जो है इधर जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये आपके पास गुणा 100 आ जाएगा, यानी कि 20 गुणे 100 यानी कि 2000 आपके पास ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो है यहाँ पर 100 लोग ना होकर मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या पूछी गई, तो ये 100 ना होकर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 100 का कितना गुणा हो जाएगा,
1000 गुना हो जाएगा। तो ये 100 का 2000 गुना करेंगे, ये आपके पास 2 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको 26 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर अगर इनके बीच की लंबाई आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, यहाँ पर 26 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर इनकी अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जो है वो मान लीजिए ए बी है। ठीक है, ये ए बी है और इस वाले वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है और इस वाले वृत्त का केंद्र ओ डैश है। अब इनके बीच की दूरी ओ और डैश तो आपको 26 सेंटीमीटर दे रखी है और ये ए बी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये कैलकुलेट करना है आपको। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आपको टोटल दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है टोटल 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बी को कैलकुलेट करने के लिए इस ओ डैश से जो है ओ ए पर एक परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे। ठीक है, ये आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब 90 डिग्री का कोण बना लेगा। अब आपको यहाँ पर ये भी पता है ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर किसी चतुर्भुज के अंदर 3 कोण 90 डिग्री के हों तो ये चौथा कोण भी आपके पास 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक आयत बन जाएगा। जब ये एक आयत बन जाएगा, यानी कि ये वाली भुजा जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आप इस ओ डैश, ये आपके पास इसको ओ डैश एम नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर ये ओ डैश एम जो है ओ डैश एम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपके पास क्या होगी, ए बी के बराबर होगी। तो यही आपके पास ए बी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास 16 सेंटीमीटर इसकी टोटल थी और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वाले वृत्त के बराबर हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये टोटल जो है ये वाली भुजा यहाँ पर कितनी बच जाएगी, ये एम ओ एम तक की, ये 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर ये बच जाएगी। अब यहाँ पर ये 26 सेंटीमीटर ये दे रखा है और ये 8 सेंटीमीटर ये, तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ डैश एम आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये 26 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस के अंदर आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे। और ये 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है 576, ये 676 हो जाएगा। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676 और ये माइनस करेंगे इसके अंदर से 64, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा ये आपके पास 64 माइनस करेंगे 2 बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 612 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है यहाँ पर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का भाग्य इसमें कंप्लीट जा रहा है तो 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बना लेगा और अंडर रूट के अंदर भाग देंगे इसके अंदर 4 का, तो ये 4 ये 15 चौका 60 15 चौका 60 और शेषफल बचेगा 1 और 4 त्रिका 12 153, 2 अंडर रूट 153 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। देखिए डायग्राम से समझाने का मतलब यही है कि आपको एकदम इमेज जो है उस क्वेश्चन की एक इमेज जो है आपके माइंड में क्रिएट हो सके, भले ही 10 मिनट फालतू लग जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर दे रखा है, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से विभाजित। तो 132 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास चला जाएगा 6 दूनी का 12, ये आपके पास चला जाएगा 6 दूनी का 12 और ये आपके पास 6 दूनी का 12 यानी कि 66, और 66 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 66 को 2 गुणे 3 इंटू में 11। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 है, इसको 4 ही लिख लीजिए क्योंकि 4 से हम डिविजिबिलिटी चेक करा सकते हैं बिल्कुल ही आसानी के साथ। यहाँ पर देखिए 2 अंतिम डिजिट जो है यहाँ पर 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि अंतिम 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है अंतिम 2 डिजिट। तो ये जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और ये आपके पास ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो रहा है। तो जो हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये देखें तो ये वाला 624 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये आपके पास नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन से हट जाएगा, और ये भी आपका ऑप्शन से हट जाएगा। 4 से डिविजिबल ये भी ये है, ठीक है, ये 660 है, 15 चौके 60 होता है। तो ये आपके पास कितने ऑप्शन बच चुके हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है बच चुके हैं। अब आप यहाँ पर 3 से भी चेक करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो ये आपके पास अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 कट जाएगा और 8 1 9, यानी कि ये आपके पास 3 से डिविजिबल है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 4 9 और ये 3 यानी कि ये भी आपके पास डिविजिबल है, और 9 कट जाएगा, ये 4 2 6 यानी कि ये भी आपके पास 3 से डिविजिबल है। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास 6 और 6 यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। 11 से और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 11 से चेक करेंगे तो ये आपके पास सम अंकों का सम स्थानों पर अंकों का योग जो होता है वो विषम स्थानों पर अंकों के योग के अंतर जो होता है वो आपसे आपका जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 8 1 9 और 9 में से माइनस करेंगे ये 9, तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो 0 आना चाहिए इनका अंतर, और यह 11 आ जाए तो 11 का कोई गुणज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 1 6 और 6 में से माइनस करेंगे 6 यानी कि 0 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल 11 से है। और यहाँ पर अगर देखें तो 9 4 13, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 11 बचेगा, ये भी आपके पास 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखें तो ये 6
6 में से माइनस करेंगे 6, यानी कि ये आपके पास 0 बना रहा है, तो ये भी आपके पास डिविजिबल है। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे, ये आपके पास एक ये यहाँ पर हो जाएगी और एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 4 संख्याएं जो आपके पास टोटल ऐसी संख्या हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 रुपये प्रति किलो के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति किलो मूल्य की गणना आपको करनी है। तो यहाँ पर एलिगेशन जो है वो लग जाएगा, एलिगेशन से ये क्वेश्चन आपका आया है। तो यहाँ पर 45 रुपये वाली ये जो है वस्तु है, ठीक है, 45 रुपये प्रति केजी वाली, और यहाँ पर ये एक निश्चित दूसरी निश्चित मूल्य वाली किस्म के चावल की किस्म के साथ इसको मिलाया जाता है। मान लीजिए उसका जो है मूल्य वो था x रुपये था, ठीक है, ये आपके पास 45 रुपये हो जाएगा और ये x रुपये वाली किस्म के साथ इसको मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य जो है वो 50 रुपये प्रति किलो हो जाता है, ठीक है। तो ये 50 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास आ जाएगा 45 में से माइनस करेंगे आपके पास, ये 50 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 5 यूनिट बच जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास आ जाएगा 45 50 x माइनस 50 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर x जो है वैल्यू वो बड़ी होगी और ये छोटी है, एक छोटी दर की तो एक बड़ी होगी यहाँ पर, तो x में से 50 माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनका रेशियो जो आया है आपके पास, इनका रेशियो जो आया है वो आपको दे रखा है बराबर 3:2 के है, 3:2 के है, तो ये आपके पास 3:2 के बराबर दे रखा है। तो ये इसको सोल्व करेंगे आपके पास, तो ये x माइनस का 50 बटे के अंदर आपके पास हो जाएगा ये 5, और ये बराबर आपको दे रखा है 3:2 के, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास 2x आ जाएगा, ये माइनस का 100 आ जाएगा, ये बराबर 5 3 का 15 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2x की वैल्यू आपके पास 115 आ जाएगी, और 115 का आधा करेंगे तो ये आपके पास 57.5 जो है, ये 57.5 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा करते हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य कितने घंटे में कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिमा दे रखी है, ये आपके पास 10 घंटे में काम कंप्लीट कर लेती है टाइपिंग का, और यहाँ पर ये दीक्षा जो है ये 15 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 30 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इसकी क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट और इसकी क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये प्रतिमा जो है वो 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद काम को छोड़ देती है, यानी कि प्रतिमा जो है वो 4 घंटे तक काम करती है और उसके बाद ये काम छोड़ देती है। इसके बाद शेष काम जो है वो दीक्षा करती है, और दीक्षा मान लीजिए T समय तक काम करती है, तो ये आपके पास टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क आपको 30 यूनिट दे रखा है। अब यहाँ पर इनकी क्षमताएं रखेंगे तो ये आपके पास कितना दे रखा है, ये आपके पास 3 दे रखा है, 3 गुणे 4 हो जाएगा, और प्लस के अंदर ये आपके पास 2 गुणे T हो जाएगा, ये बराबर 30 के हो जाएगा। अब ये 12 इसमें से माइनस करेंगे, ये 2 T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 18। अब T की वैल्यू आपके पास 9 घंटे यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक परीक्षा में सांख्यिकी और गणित में छात्रों द्वारा 50 में से प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है, 50 अंकों के आधार पर दे रखा है आपको, 50 में से प्राप्त अंकों के आधार पर। तो 50 का 60% आप कैलकुलेट करेंगे, 50 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 से 2 0 5 का 30 आ जाएगा। तो ये आपके पास 30 और उससे अधिक जो होंगे, उससे अधिक जो प्राप्त कर रहे होंगे वही एलिजिबल होंगे क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 30 और उससे अधिक जो है इस वाले कॉलम के अंदर आपको दे रखा है, तो ये 33 छात्र हैं ऐसे, तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।